हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी के उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है कि जो कि मेरे हिंदी मीडियम के चुटकू चुटकू छात्र हैं और छात्राएं हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जरा सा भी मिस मत करना वीडियो को, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में जुड़े रहना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और और एक बात, सारे दोस्तों तक शेयर करना वीडियो, अकेले मत पढ़ो यार, सबको पढ़ाओ, दुआ मिलेगा, दुआ से अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहला सवाल, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है कि स्थिर तथा लोचशील विनिमय दर में अंतर बताइए। देखो ध्यान से, स्थिर विनिमय दर और लोचशील विनिमय दर। विनिमय दर सरकार द्वारा घोषित की जाती है, इसे स्थिर कहा जाता है, स्थिर रखा जाता है। लोचशील विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग व पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। दूसरा नंबर पॉइंट, इस व्यवस्था के अंतर्गत विदेशी केंद्रीय बैंक अपनी मुद्राओं को एक निर्धारित कीमत पर खरीदने व बेचने के लिए तत्पर रहती है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत विनिमय दर स्वतंत्र रूप से विदेशी विनिमय बाजार में निर्धारित होती है। केंद्रीय बैंक का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। तीसरा पॉइंट, इसमें परिवर्तन नहीं आते, इसमें सदैव परिवर्तन आते हैं क्योंकि लोचशील है, तो परिवर्तन तो आएगा ही, एकदम लाजमी है। आगे, भुगतान संतुलन सदा संतुलित रहता है, व्याख्या कीजिए। देखो ध्यान से, एक देश का भुगतान से सदैव संतुलित की स्थिति में होता है क्योंकि इसका विवरण वही खाता के समान दोहरी प्रविष्टि के लेनदारी तथा देनदारी के आधार पर किया जाता है। सारी प्रविष्टियों को सही ढंग से भरने पर विवरण में कुल लेनदारियां के बराबर होती है क्योंकि लेन देन के दोनों पक्ष राशि के बराबर होते हैं और इन्हें विवरण में एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में लिखा जाता है। यही कारण से लेखा की दृष्टि से भुगतान शेष संतुलन में रहता है। देखो, हम क्या बोले, लेखा की दृष्टि से, सिर्फ और सिर्फ लेखांकन की दृष्टि से भुगतान शेष जो है वो संतुलित रहता है, वरना हमेशा संतुलन नहीं होता है भुगतान शेष, ठीक है। चलिए आगे, व्यापार शेष एवं भुगतान शेष में अंतर बताइए। ध्यान से सुनिएगा जरा, व्यापार शेष और भुगतान शेष। देखो, व्यापार शेष आयत तथा निर्यात वस्तु अर्थात दृश्य वस्तु की सूची आ, होती है, एक देश एक वर्ष में करता है। और भुगतान शेष में सभी दृश्य और अदृश्य वस्तु, उपहार तथा पूंजीगत वस्तु शामिल होती है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, यह एक संकुचित धारणा है तथा भुगतान शेष का भाग है। यह एक विस्तृत धारणा है तथा इसमें एक देश के बाकी विश्व के साथ सभी सौदे दृश्य तथा अदृश्य शामिल किए जाते हैं, ठीक है। यानी दृश्य भी और अदृश्य भी शामिल किया जाएगा किसमें, भुगतान शेष में, लेकिन व्यापार शेष में सिर्फ और सिर्फ दृश्य। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, यह देश के आर्थिक संबंध तथा आर्थिक समृद्धि का सही सूचक नहीं है। यह एक देश के शेष विश्व के साथ सभी सौदे का मात्रात्मक रूप से संक्षिप्त विवरण है, इसलिए अर्थव्यवस्था का सही सूचक है। आगे, यह अनुकूल अथवा प्रतिकूल हो सकता है। लेखा की दृष्टि से यह सदा संतुलित रहता है, कौन, भुगतान शेष, लेकिन व्यापार शेष नहीं। उसके बाद क्या है, भुगतान शेष के चालू खाता और पूंजी खाता में अंतर बताइए। अर्थात देखो ध्यान से, चालू खाता में वस्तु और सेवा का आयत निर्यात और एक पक्षीय अंतरणों का विवरण होता है, जबकि पूंजी खाता में वे सभी लेन देन दर्ज होते हैं जिनमें एक देश के निवासी द्वारा शेष विश्व से पूंजीगत परिसंपत्तियों तथा दायित्व का आदान प्रदान होता है। चालू खाते के लेन देन प्रवाह के रूप में होते हैं, जबकि पूंजी खाता में लेन देन स्टॉक के रूप में होते हैं। चालू खाता संबंधी लेन देन देश की चालू आय में परिवर्तन लाते हैं, जबकि पूंजी खाता में लेन देन देश के पूंजीगत स्टॉक में प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये तीन क्या है, अंतर है किसके किसके बारे में, भुगतान शेष का चालू खाता और पूंजी खाता। यानी चालू खाता में क्या करते हैं, आयत निर्यात और एक पक्षीय अंतराल को रखते हैं, और पूंजी खाता में जो भी लेन देन दर्ज होता है एक देश के निवासी और दूसरे देश के बीच में, ठीक है। चालू खाता में क्या होता है, लेन देन का प्रवाह होता है, पूंजीगत खाते में लेन देन का स्टॉक के रूप में प्रवाह होता है। चालू खाते में लेन देन का चालू आय में परिवर्तन आता है देश का, लेकिन पूंजी खाते में पूंजीगत स्टॉक में परिवर्तन आता है। डन। तो आगे, अप्रत्यक्ष कर तथा प्रत्यक्ष कर में भेद कीजिए। देखो, प्रत्यक्ष कर, ये कर जिस व्यक्ति पर लगाए, एक सेकंड, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, यह कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो व्यक्ति ही इन करों का भुगतान करता है। इन करों को किसी अन्य पर टाला नहीं जा सकता है। जिस व्यक्ति को यह कर चुकाना पड़ता है वो इसे दूसरे व्यक्ति पर डाल सकते हैं, कौन, अप्रत्यक्ष कर।
उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये कर प्रगतिशील होते हैं और आय में वृद्धि के साथ इनमें वृद्धि होते हैं। ये कर प्रगतिशील नहीं होता और सभी आय वर्ग के लोग समान रूप में वहन करते हैं। तीसरा क्या है, ये अनिवार्य भुगतान होते हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। यदि व्यक्ति उन वस्तु को ना खरीदे जिन पर कर लगाया गया तो वो अप्रत्यक्ष कर से बच सकते हैं। समझ गया ना, इसमें बच नहीं सकते। किसमें? प्रत्यक्ष में। जैसे प्रत्यक्ष में आयकर आता है, लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या आता है? वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है। उसके बाद सरकारी बजट की राजस्व प्राप्ति तथा पूंजीगत प्राप्ति में अंतर बताइए। देखो, राजस्व प्राप्तियां क्या है? ये सरकार की सभी स्रोतों से प्राप्त आय है, आय का जोड़ है, जिसमें कर तथा गैर कर राजस्व तथा व्यय शामिल होता है तथा राजस्व व्यय इन प्राप्ति से ही पूरे किया जाता है। इनमें व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि शामिल होता है। यानी आयकर भी इसी में शामिल होता है। किसमें? राजस्व प्राप्ति में, सरकारी बजट का। आगे, गैर कर राजस्व प्राप्ति में फीस, लाइसेंस एवं परमिट, कीमत, विशेष अंकन तथा विशेष कर शामिल होते हैं। ये प्राप्तियां अर्थव्यवस्था में ना तो दायित्व का निर्माण करती है और ना ही परिसंपत्तियों को कम करती है। पूंजीगत प्राप्ति क्या है? पूंजीगत प्राप्ति व मौद्रिक प्राप्ति है जिनसे सरकार की दायित्व उत्पन्न होती है और परिसंपत्ति कम होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की उधार राशियां, ऋण एवं अग्रिमों के भुगतान आदि शामिल है। इन प्राप्तियों से अर्थव्यवस्था में दायित्व पैदा होता है तथा वापसी पर संपत्तियों में कटौती भी करनी पड़ती है। किसमें? पूंजीगत प्राप्ति में। डन। तो आगे ये वाला चौथा वाला सवाल देखो, ये वाला, राजस्व घाटा क्या हो, एक सेकंड, क्या है राजस्व घाटा, क्या होता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं? देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार को राजस्व घाटा को नियंत्रण में रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि राजस्व घाटा घरेलू बचत में सरकार के ऋणात्मक योगदान अथवा सरकारी खाते पर बचत का माप होता है। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि राजस्व प्राप्ति या राजस्व व्यय से कम है, जिसकी पूर्ति सरकार को उधार लेकर अथवा परिसंपत्तियों को बेच करके पूरा करनी पड़ती है। यानी सोचो कि अगर, देखो, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जो प्राप्ति है वो कम है, किससे? व्यय से, यानी घाटे का बजट है। इस प्रकार राजस्व घाटे के परिणाम स्वरूप या तो सरकार को दायित्वों में वृद्धि होती है अथवा इसकी परिसंपत्तियों में कमी आती है। या तो क्या होगा कि सरकार का दायित्व बढ़ेगा या तो अपना संपत्ति में कमी आएगा, क्योंकि या तो अगर चुकाना पड़ेगा हमको, किसी से उधार लिए तो चुकाएंगे किससे? किसी दूसरे से लोन लेकर के, या फिर क्या करेंगे, अपना कुछ संपत्ति का हिस्सा बेच देंगे। आगे, सरकार को अपनी परिसंपत्तियां एवं देनदारियां में एक उचित समन्वय बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। उसके बाद, केंद्रीय बैंक के सरकार का बैंकर कार्य को स्पष्ट करे अथवा केंद्रीय बैंक के सरकार का बैंकर के रूप में कार्य को स्पष्ट करे। देखो ध्यान से, व्यापारियों और सामान्य व्यक्ति की भांति सरकार को भी सेवा की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक के रूप में वे सभी कार्य करता है जो एक व्यापारी बैंक अपने ग्राहक के लिए करता है। जैसे लेखा, सरकार के संपूर्ण लेन देन का हिसाब रखता है और यह हिसाब समय समय पर केंद्र सरकार को भेजता है। भुगतान, सरकारी खाते में सरकार के सब खर्चों का भुगतान करना। ऋण, देश विदेश से ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था करना तथा उन्हें सरकार के खाते में जमा करना। यानी लेखा, भुगतान, ऋण, ये सब कौन देखभाल करता है? केंद्र बैंक करता है। किसके द्वारा? किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए। ऋण एवं ब्याज का भुगतान, सरकार के लिए जो ऋण प्राप्त किए जाते हैं उस पर नियमित ब्याज चुकाना तथा भुगतान तिथि पर ऋणों की रकम भी चुकाने की व्यवस्था करना। सरकार को उधार, सरकार को जब भी रकम की आवश्यकता पड़ती है तब केंद्र बैंक उधार देता है। अच्छा, समझ गए ना? चलो आगे, निवेश गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के संबंध की व्याख्या कीजिए। ध्यान से सुनना। गुणांक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध। निवेश गुणांक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। गुणांक का एमपीसी से धनात्मक तथा एमपीएस से ऋणात्मक संबंध है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी जितना अधिक होता है गुणांक भी उतना ही अधिक होता है। यानी कि एमपीसी और गुणांक में धनात्मक संबंध पाया जाता है। यानी जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा ही किसका? गुणांक का मान होगा। इसके विपरीत एमपीसी जितना कम होता है गुणांक ही उतना कम होता है। ये वाला मेरा फॉर्मूला है, k इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी बराबर 1 बाई एमपीएस। जब देखो ध्यान से, जब एमपीसी शून्य होती है तब गुणांक इकाई होती है। ठीक है। जब एमपीसी इकाई होगी तब गुणांक इन्फिनाइट होगी। अतः एमपीसी के न्यूनतम एवं अधिकतम सीमाओं पर आधारित गुणांक का मान इन दो सीमाओं के भी कहीं भी निर्धारित हो सकता है। यानी दो सीमा मतलब क्या? जब एमपीसी शून्य होगा तो गुणांक क्या होगा?
इकाई होगा, ठीक है, मतलब एक होगा। और जब एमपीसी इकाई होगा तो गुणन क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है, यानी अनंत होगा। डन। तो आगे सवाल देखते हैं क्या है। मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह के बीच अंतर बताइए। देखो जैक सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 में ये वाला सवाल था। देखो वास्तविक प्रवाह परिवारों से फर्मों को साधन सेवा जैसी भूमि श्रम पूंजी आदि एवं फर्मों से परिवारों को वस्तु या सेवाओं को जो प्रवाह होता है उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं, ठीक है। निम्न चित्र में परिवार फर्मों को साधन सेवा जैसी भूमि श्रम पूंजी उद्यम देते हैं। फर्म इन साधन सेवा की सहायता से वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करती है। फिर फर्म प्राप्त साधन सेवाओं के बदले परिवार को उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के माध्यम से भुगतान करती है, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे ये वाला मेरा क्या क्या हो जाएगा, साधन सेवा, भूमि श्रम पूंजी और उद्यम, ठीक है। देखो यहाँ पे और वस्तु की सेवा, ध्यान से सुनना। फर्म क्या करेगा, परिवार को देगा क्या, साधन सेवा, और परिवार क्या करेगा, वस्तु और सेवा देगा किसको, फर्म को, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, वास्तविक प्रवाह। अच्छा इसका वाला नहीं है था क्या, ओ मौद्रिक प्रवाह, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मौद्रिक प्रवाह का इसमें आंसर नहीं दिया गया है। अच्छा कोई ना, ठीक है, देखो हम बता देते हैं क्या होता है, ठीक है, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा ना कि मौद्रिक प्रवाह क्या होता है कि फर्मों से परिवार को साधन सेवा के बदले मौद्रिक भुगतान, और परिवारों से फर्मों को वस्तु और सेवा के लिए मौद्रिक भुगतान के रूप में जो चक्र चलता है वही मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। यानी कि देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, एक बात बताओ, फर्म जो है वो परिवार को क्या दे रहा है, साधन सेवा दे रहा है ना, हो हाँ। तो अब एक बात बताओ, परिवार फर्म को क्या देगा, पैसा देगा, यानी साधन भुगतान करेगा। उसके बाद देखो क्या है, वस्तु और सेवा कौन दे रहा, परिवार दे रहा है, तो फर्म परिवार को क्या देगा, वही वस्तु एवं सेवा का भुगतान करेगा, जिसको हम लोग कहेंगे उपभोग व्यय, कहेंगे ना। तो वही चीज उसमें बताया जाएगा किसमें, मौद्रिक प्रवाह में। देखो हम बता देते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये वाला मेरा क्या है, ये वाला मेरा फर्म है मान लो, ठीक है, और ये वाला मान लो मेरा क्या है, परिवार है ना, परिवार है। ध्यान से सुनना, परिवार क्या करेगा, फर्म को क्या देगा, साधन भुगतान करेगा, क्या करेगा, साधन भुगतान करेगा, ठीक है। और ये जो फर्म है, ये फर्म क्या करेगा, परिवार को क्या करेगा, वस्तु एवं वस्तु एवं सेवाओं का क्या भुगतान करेगा, ये भी क्या करेगा, भुगतान करेगा। ऐसे उसका चक्र बनेगा किसका, मौद्रिक प्रवाह का। यानी फर्मों से देखो, ये फर्म है ना, ये फर्मों से परिवार और परिवार से फर्म में जो मौद्रिक भुगतान होता है उसी को हम लोग मौद्रिक प्रवाह कहते हैं, ठीक है। डन। तो हाँ चलो, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इससे भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, और एमसीक्यूज भी काफी सारा करेंगे, ढेर सारा एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर करना इस वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।